नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेडनेसडे और थर्सडे बीएससी फाइनल ईयर के लिए रहता है, तो आज वेडनेसडे है, तो आज हम बीएससी फाइनल ईयर की अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट की थी और वो यूनिट थी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी फोर्थ यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइनल ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और ये है किसके लिए? ये है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? बायो का मतलब है, यहां बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब यहां पर है जीव से, बायोम से, किसी जीव से, किसी जीवित प्राणी से, इसका मतलब है। प्लस इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब यहां पर क्या है कि ऑर्गेनिक के अलावा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बने या इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो भी कोई चीज होगी उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मेटल्स इसके अंदर स्टडी की जा सकती है, कुछ नॉन मेटल्स इसके अंदर स्टडी की जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अकार्बनिक जो तत्व होते हैं, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं, वो उनकी, उसके अलावा उनके संकुलों की, मतलब कॉम्प्लेक्सेस की, उसके अलावा जो यौगिक हैं उनके यौगिकों की, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। एक बार वापस इसको बात करेंगे। एक बार मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में या जीवों में कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, इसके अलावा जो आयरन भी पाया जाता है, इसके अलावा कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, लिथियम वगैरह भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं, सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो तत्व होते हैं या इनके कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, ये जंतुओं में, और कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया क्लोरोफिल, ये किसके अंदर है? ये है पादपों, हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन, कुछ विटामिन्स के अंदर, एंजाइम्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर विभिन्न प्रकार की धातुएं या अधातुएं पाई जाती हैं जो कि कार्बनिक प्रकार की नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक। और अगर वो जीवों के अंदर पाई जा रही हैं और जीवों की विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। व्हाट आर द जैव रासायनिक क्रियाएं? मतलब ये जो जीवों के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, व्हाट आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये कौन कौन सी हैं? देखिए, जीवों के अंदर होने वाली समस्त प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले जीवों में सबसे बेसिक चीज जो होनी आवश्यक है वो है रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, और श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? हम ये जानते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरी,
जीवों में पाचन होता है। पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के एंजाइम्स के अंदर भी मेटल पाया जाता है। पाचन के बाद में उत्सर्जन की क्रिया होगी, उत्सर्जन एक्सट्रैक्शन की क्रिया होगी, चीज़ों को बाहर निकालने की क्रियाएं होंगी। तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर भी कुछ इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक जो तत्व हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब जीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात श्वसन हो गया, पाचन हो गया, परिसंचरण, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं को बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और इनके अंदर अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलेंगे? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ये जो आपकी यूनिट है ये ज्यादातर थ्योरेटिकल है और इसके अंदर बेसिक जो चीज है या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है? वो है अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स। बहुत छोटी यूनिट है ये, 7 से 10 पेज की, 12 पेज की एक यूनिट है, बहुत छोटी सी। और इसका मटेरियल भी वेरियस जो बुक्स हैं उसके अंदर अवेलेबल होता है। बहुत अच्छी यूनिट है और लगभग सभी विद्यार्थी इस यूनिट को कवर करके जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। यहाँ से बेसिक चीज जो है वो क्या आती है? वो आती है इनकी स्ट्रक्चर्स। तो हम यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, समझेंगे उनको किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। उससे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उससे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जैव इनऑर्गेनिक, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में। जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals in रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों, इन तत्वों के यौगिकों, कंपाउंड्स और संकुलों आदि की विभिन्न जैविक क्रियाओं में, संकुलों आदि की विभिन्न जैविक क्रियाओं में भूमिका का अध्ययन किया जाता है। भूमिका का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स इन द रोल ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, their compounds and their complexes in various biochemical reactions are called as bioinorganic chemistry। ठीक है, तो बायो जो इसकी जो रिएक्शंस है उसके अंदर जब इनका रोल है उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा, कई बार पूछ ली जाती है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैविक प्रक्रमों में कौन कौन से तत्व ज्यादा होते हैं और कौन कौन से तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कौन से तत्व ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं और कौन कौन से तत्व जो होते हैं वो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो देखिए, अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आवश्यक व
सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है। लेकिन किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रमों में, अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सा तत्व कहाँ पर पाया जाएगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट उसी टॉपिक को आगे हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसको आप ध्यान से देखिए, ये थ्योरेटिकल है लगभग सारा और इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, मतलब जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, या जो आवश्यकता वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अब सबसे पहले तो ज्यादा मात्रा में कौन कौन से चाहिए? कैल्शियम हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, मैग्नीशियम हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके अलावा जो आयरन होता है, आयरन तो हमारे शरीर में पाया जाता है, Mg+2 हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके अलावा सोडियम हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो ये जो सारे तत्व होते हैं ये हमें काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और वो तत्व जो कि बहुत कम मात्रा में, अब ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं, मतलब सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व का मतलब होता है जिनकी, सूक्ष्म मात्रिक तत्व का मतलब है जिनकी बहुत कम मात्रा आवश्यक हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। जैसे परमाणु संख्या 1 से लेकर 34 सेलेनियम तक के तत्वों में केवल इन अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो तत्व हैं वो सारे के सारे हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम और जर्मेनियम। इनके अलावा कुछ उत्कृष्ट गैसें और मोलिब्डेनम और आयोडीन ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका अणुभार ज्यादा है और उनकी हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता है। ये 2013 और 15 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि कुछ अल्प मात्रा में आवश्यक तत्वों की ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में बताइए। और ये ट्रेस एलिमेंट्स यहाँ पर बोरॉन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम एंड आयोडीन। तो इन सभी ये कौन से तत्व हैं? ये तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तत्व इस प्रकार के होते हैं। 15 तत्व इस प्रकार के होते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। कौन कौन से एक बार वापस देख लेते हैं। बोरॉन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम एंड आयोडीन। तो ये सारे के सारे यहां से लेकर यहां तक ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प मात्रा में ट्रेस एलिमेंट, मतलब ऐसे तत्व जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे शरीर में इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता और कमी हो जाएगी तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इन तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे शरीर में आयरन तत्व की कमी होने से, लोह तत्व की कमी होने से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। ठीक है। अब इसके अलावा जो तत्व हैं वो बल्क मात्रा में चाहिए और उनको हम आवश्यक तत्व कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि समुद्र जल और पृथ्वी तल में जिस तत्व की ज्यादा मात्रा पाई जाती है वो हमारे शरीर को भी ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। मतलब समुद्र तल के या पृथ्वी का जो तल है उसके ऊपर जिस तत्व की ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वह तत्व हमें भी ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। कैसे? देखिए, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक सारणी है यहाँ पर, पृथ्वी तल का संगठन, शरीर का संगठन। तो इसका मतलब इससे एक बात और सिद्ध होती है कि जो मनुष्य हैं या जो सजीव हैं उन्होंने सबसे पहले अपना जीवन जल में शुरू किया है, समुद्री जीव के रूप में शुरू किया है। क्योंकि समुद्र में जो तत्व ज्यादा मात्रा में है वो हमारे शरीर को भी ज्यादा मात्रा में चाहिए और समुद्र में जो तत्व कम मात्रा में है वो हमारे शरीर को भी कम मात्रा में चाहिए। इसी प्रकार पृथ्वी तल में भी जो तत्व ज्यादा मात्रा में है
वो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, और जो कम मात्रा में है वो कम मात्रा में चाहिए, एक दो कुछ अपवाद को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के लिए मानव शरीर में हाइड्रोजन कितनी होती है? हाइड्रोजन होती है 63%। हाइड्रोजन कितनी होती है? 63%। और समुद्र तल में भी हाइड्रोजन कितनी होती है? 66%। हाइड्रोजन पृथ्वी तल पर तो पाई नहीं जाती, गैसीय रूप में होती है, ऊपर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मानव शरीर में होती है 25.5%। ऑक्सीजन मानव शरीर में होती है 25.5%, और समुद्र तल में कितनी होती है? 33%। और ऑक्सीजन पृथ्वी तल पर कितनी होती है? 46.6%। उसके बाद में कार्बन, कार्बन 9.5% होती है। अब ये तीन मुख्य तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए। जो चार मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन तो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और अमीनो एसिड का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। तो शरीर का निर्माण नाइट्रोजन के बिना संभव ही नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं उन सभी के शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से, अमीनो एसिड्स वगैरह से ही हुआ है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए नाइट्रोजन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। अब देखिए नेक्स्ट, कार्बन। कार्बन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर पाया जाता है। लगभग हमारा शरीर कार्बनिक प्रकार का शरीर है, तो कार्बन यहां पर पाया जाएगा। ऑक्सीजन हमें प्राणवायु है, प्राणवायु के रूप में हमें चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और हाइड्रोजन जो है ये जल के रूप में हमें मिलती है। तो यहाँ पर इस सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि जो तत्व समुद्र तल में अधिक है उसकी हमारे शरीर को भी आवश्यकता अधिक होती है। बस कुछ अपवाद को छोड़ दें, जैसे सोडियम है, सोडियम की हमारे शरीर को आवश्यकता है 0.03%, जबकि समुद्र तल में इसका मान होता है 0.28%। और इसी प्रकार से पृथ्वी तल के अंदर भी ये है। अब यहां पर एक और चीज है, पहली चीज तो ये होगी, उसके बाद में क्या है कि जो कुछ तत्व हैं, इन तत्वों की जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को क्या लिखते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को लिखते हैं ट्रेस एलिमेंट। तो ट्रेस एलिमेंट की मात्रा ज्यादा होने पर अगर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो तब भी ये कैसे हो जाते हैं? घातक प्रकार के हो जाते हैं। इन ट्रेस एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा होने पर ये घातक हो जाएंगे, और कम होने पर क्या हो जाएंगे? रोग हो जाएंगे। तो इसका मतलब ट्रेस एलिमेंट की एक संतुलित मात्रा हमारे शरीर में आवश्यक रूप से बनी रहनी चाहिए। जैसे यहां पर एक बात, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ये है कि NaCl में जैसे सोडियम जो है, सोडियम की हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है? सोडियम की आवश्यकता है 0.03%। हमारे शरीर में इतना सोडियम पाया जाता है और इतनी आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर NaCl का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए, मान लीजिए NaCl का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया, तो सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? घातक बीमारी का कारण बनेगा। इससे बीपी, हाई बीपी वगैरह की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर आर्सेनिक वगैरह की मात्रा बढ़ जाए, सेलेनियम वगैरह की मात्रा बढ़ जाए, तो इन सभी का भी विषैला प्रभाव पाया जाता है। अब हम बात करते हैं धातु आयनों की, कि धातु आयन किस प्रकार से पाए जाते हैं, उसको देखिए। अब हम बात करते हैं कि जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन किस रूप में पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो इसके लिए एक आवश्यक चीज है कि जो धातु आयन होते हैं ये किसकी तरह पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं धातु एंजाइम की तरह, धातु एंजाइम की तरह भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा धातु प्रोटीन की तरह भी पाए जा सकते हैं, धातु प्रोटीन की तरह भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा धातु कॉम्प्लेक्स की तरह भी पाए जा सकते हैं, मतलब एक संकुल की तरह भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी क्रियाएं, अब हम बात करेंगे सबसे पहले
धात्विक पोरफायरिन के बारे में। तो धातु एंजाइम के रूप में पाए जाएंगे, धातु प्रोटीन के रूप में पाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाएंगे, इसके रूप में मेटल्स हमारे पास में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और वो टॉपिक है धात्विक पोरफायरिन। पोरफायरिन एक वलय होती है। अगला हमारा टॉपिक है धात्विक पोरफायरिन। पोरफायरिन एक रिंग होती है जो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन वगैरह इनमें पाई जाती है, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब धात्विक पोरफायरिन जीव जगत के दोनों वनस्पति और जंतु जगत का महत्वपूर्ण यौगिक है। अब देखिए, मनुष्य जो पादप है, मतलब जो प्लांट किंगडम है, उसमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल क्या होता है? धात्विक पोरफायरिन होता है। और जंतु जगत में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी क्या होता है? धात्विक पोरफायरिन होता है। तो इसका मतलब धात्विक पोरफायरिन जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रकार का यौगिक है। अब ये होती क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। धात्विक पोरफायरिन होती क्या है? ये पोरफायरिन की संरचना है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो हम आगे टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं धात्विक पोरफायरिन, अर्थात पोरफीन या पोरफायरिन वलय में जब कोई मेटल जुड़ा रहता है तो उसको धात्विक पोरफायरिन कहा जाता है। पोरफायरिन या पोरफीन वलय में जब कोई मेटल जुड़ा रहता है तो उसको धात्विक पोरफायरिन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर को आपको समझाया जाएगा किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाइए। किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होगी? बड़ी एक संकुल युक्त वलय युक्त संरचना होती है जिसमें एक बहुत बड़ी वलय पाई जाती है। देखो, एक पाइरॉल वलय होती है। पाइरॉल वलय इस प्रकार से बनाई जाती है। देखो, ये पाइरॉल वलय होती है। आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे थायोफीन होता है, उसके अलावा पाइरॉल होता है, उसके अलावा फ्यूरेन होता है, उसके अलावा हाइड्रोफ्यूरेन होता है। तो इनकी अलग अलग कंपाउंड, ये सब विषम चक्रीय प्रकार के यौगिक हैं, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जब हम पाइरॉल के बारे में बात करते हैं तो पाइरॉल की स्ट्रक्चर ये होती है NH, ये पाइरॉल है। यहां पर इसके ये लगे रहेंगे, ये पाइरॉल होता है। और पाइरॉल, 4 पाइरॉल आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? पोरफीन का। मतलब पहले हमारे पास क्या होता है? पाइरॉल होता है। पाइरॉल, 4 पाइरॉल जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? ये निर्माण करेंगे पोरफीन का। और पोरफीन के प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी जो होती हैं, पोरफीन अगर प्रतिस्थापी हो जाए, मतलब उसमें और कुछ लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? पोरफायरिन बोलते हैं। पोरफायरिन बोलते हैं। कैसे? तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, देखिए 4 पाइरॉल वलय परस्पर डबल बॉन्ड CH द्वारा जुड़कर, CH समूह द्वारा जुड़कर, संगलित होकर, मतलब जुड़कर एक विशाल वलय युक्त संरचना का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं जिसको पोरफीन कहते हैं। और प्रतिस्थापी पोरफीन है, अगर मतलब किसी पोरफीन का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए और उसकी जगह पर कोई और कंपाउंड जुड़ गया, कोई और चीज आकर जुड़ गई, तो उसको पोरफायरिन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, ये देखिए, एक पाइरॉल वलय यहाँ है, एक पाइरॉल वलय यहाँ है, एक पाइरॉल वलय यहाँ है, एक पाइरॉल वलय यहाँ है। तो ये सारी की सारी पाइरॉल वलय, 4 पाइरॉल वलय आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर इस स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं। A, B, C और D, A, B, C और D। तो विशाल वलयाकार संरचना है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोरफीन। मतलब ये इसकी अनुनादी संरचना है और ये इसकी आगे अनुनादी संरचना है। या हम ये कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। यहां पर NH है, 2 जगह पर NH होते हैं और 2 इसके नाइट्रोजन में हाइड्रोजन नहीं होते। तो ये पोरफायरिन वलय है। पोरफायरिन होती क्या है? 4 पाइरॉल वलय जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं पोरफायरिन का। इसकी स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 1 नंबर में इसकी स्ट्रक्चर 2015 के एग्जाम में पूछी गई थी। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं धात्विक पोरफायरिन के बारे में, तो बात हो गई। ये क्या है? ये है धात्विक पोरफायरिन। धात्विक पोरफायरिन,
धात्विक पोरफायरिन। धात्विक पोरफायरिन का मतलब है जिसके अंदर, देखो पोरफायरिन क्या था, अगर उसके साथ में कोई प्रतिस्थापी लगा रहे, इस प्रकार से प्रतिस्थापी लगा हुआ है यहाँ पर, तो पोरफायरिन ये क्लोरोफिल की संरचना है, ये सारी की सारी क्लोरोफिल की संरचना है, महत्वपूर्ण प्रकार की। 2013, 15, 16 सभी टाइम पर ये क्लोरोफिल की जो संरचना आई है। तो इसकी संरचना में क्या होता है, ये 1, 2, 3 और 4 पायरोल वाले हैं, मतलब ये पॉरफिन रिंग है। मैग्नीशियम इसके अंदर धातु पाई जाएगी, धातु कौन सी पाई जाएगी, Mg+2, मैग्नीशियम इसके अंदर धातु पाई जाएगी। और ये किसकी संरचना है, ये है क्लोरोफिल की संरचना, क्लोरोफिल की संरचना। इस क्लोरोफिल की संरचना को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो संरचना है बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रकार की संरचना होती है, और ये संरचना पूछी भी गई है एग्जाम में, जिसमें 4 पायरोल वाले हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर CH2, CH2, CO2, C20H39 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर एसीटेट टाइप ऑफ ग्रुप लगा हुआ है, एसीटेट ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये एसीटेट ग्रुप लगा, और ये एक बड़ा ग्रुप लगा है, ये भी एसीटेट का ही है लेकिन ये बड़ा ग्रुप है, मतलब जो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप होता है ये इसी प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रुप है, थोड़ा बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर मैथिल, यहाँ पर मैथिल, यहाँ पर मैथिल, यहाँ पर एथिल लगा है, ठीक है। मैथिल, 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 एथिल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 नाइट्रोजन के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, 2 के साथ में सामान्य आकर्षण बंध बनाता है, और इस प्रकार से इसकी पूरी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। तो ये है क्लोरोफिल की संरचना, जिसको आपको पॉज करके ध्यान से नोट डाउन करना है, ध्यान से बनाना है, इसको इसी तरीके से बनाना है ताकि अगर ये एग्जाम में आए तो आप इसको सही कर सकें। तो ये क्या होती है, पोरफायरिन वलय होती है। कौन सी, धात्विक प्रकार की पोरफायरिन वलय है जिसके अंदर Mg+2 पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में दूसरी चीज आती है, देखो जब हम क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल तो पाया जाता है पादपों में, लेकिन जब हम जंतुओं के बारे में बात करें, ये प्रोटीन होते हैं, हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों ही प्रोटीन है, हीम प्रोटीन है, हीम समूह पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2014, 15 बहुत बार रिपीट हुआ है, 2016, 17 लगभग हर साल रिपीट होता है और बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीम की संरचना। हीम क्या होता है, जिसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम होता है। इसकी स्ट्रक्चर कई बार पूछी जाती है, तो इसकी स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान से देखना है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर को भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, धात्विक पोरफायरिन है। ये क्या है, धात्विक पोरफायरिन है। और जो धात्विक पोरफायरिन है ये किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। और किस में पाया जाएगा, जंतुओं में पाया जाएगा, और जंतुओं के रक्त का घटक होता है, जंतुओं के रक्त का कंपोनेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन के वहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। मतलब एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का वर्णक है, और इसी की वजह से जो कलर होता है ब्लड का वो रेड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हीम समूह की संरचना, इसमें भी 4 पायरोल वलय पाई जाती है, 1, 2, 3 और 4, 4 पायरोल वलय पाई जाएंगी। जैसे हमने क्लोरोफिल के अंदर देखा था, क्लोरोफिल में यहाँ पर मैग्नीशियम था, पादपों में मैग्नीशियम होता है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। मुख्य समूह जो प्रतिस्थापी इसके अंदर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा रहेगा, मतलब एक एथीन प्रतिस्थापी के रूप में, मैथिल प्रतिस्थापी के रूप में, एथीन प्रतिस्थापी के रूप में, यहाँ पर कार्बोनिल, यहाँ पर कार्बोनिल प्रतिस्थापी के रूप में, मैथिल और मैथिल प्रतिस्थापी के रूप में। तो इस तरीके से इसकी संपूर्ण स्ट्रक्चर बनती है हीम समूह की। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की स्ट्रक्चर है। एक ध्यान रखना है कि ये कौन सी प्रकृति का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, प्रोटीन होता है ये। इसके अंदर 56 अमीनो एसिड, इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन इंसुलिन में होते हैं 56। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है प्रोटीन प्रकृति का होता है। इसके साथ में और क्या चीज पाई जा रही है, इसके साथ में पाई जा रही है धातु, और धातु अगर पाई जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, धातु प्रोटीन या धात्विक प्रकार का प्रोटीन। तो अभी हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने बात की सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में, उसके बाद में हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट देखिए मायोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा, मायोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में, ये इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होगा। मायोग्लोबिन और जो हीमोग्लोबिन है इनके मध्य अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
जब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन को लिखा जाता है Mg से और हीमोग्लोबिन को लिखा जाता है Hb से। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, और मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना। मतलब जब हम हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, दोनों ही ग्लोबिन टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, मतलब दोनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, हीम समूह होता है, ये सब कुछ पाया जाता है, लेकिन इन दोनों के जो काम हैं वो अलग अलग हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, अर्थात ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाना, और जो मायोग्लोबिन होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना। सबसे पहले हम मायोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। जो मायोग्लोबिन होता है इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, इसमें क्या होती है, एक होती है पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस एक क्या पाया जाता है, हीम समूह, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबिन प्रोटीन होती है। अब इसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 150 से 160 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनोमर पाए जाते हैं, और वास्तविक संख्या अलग अलग जीवों पर निर्भर करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन जैसी 4 इकाइयां पाई जाती हैं। मायोग्लोबिन जैसी 4 इकाइयां पाई जाती हैं, सारी एक जैसी नहीं होती। इसमें से 2 जो होती हैं वो अल्फा होती हैं और 2 कौन सी होती हैं, बीटा होती हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग ग्लोबिन की अल्फा इकाइयों में 139, अब जो Hb होता है इसकी जो अल्फा इकाई है उसमें 141 अमीनो एसिड होंगे, और जो इसकी बीटा इकाई है उसके अंदर कितने होते हैं, 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रत्येक इकाई और मायोग्लोबिन की इकाइयां इस प्रकार कुंडलित होती हैं कि हिस्टीडीन हीम के आयरन परमाणु के साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेता है। आप देखिए यहां पर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब यहां से ये जो आयरन पाया जा रहा है इसमें, ये आयरन इस ऑक्सीजन के साथ में एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा, और इसका मुख्य घटक क्या होता है, इसका मुख्य घटक आयरन ही होता है। ये रिक्त होती है, इसके साथ में जुड़ जाता है, जुड़कर इसको क्या करेगा, आगे परिवहन इसका करेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी 6 संयोजकताएं, 1 2 3 4 और 5 संयोजकताएं। एक तो इसके हिस्टीडीन प्रोटीन के साथ जुड़ गई, उसके अलावा 4 किसके साथ जुड़ गई, नाइट्रोजन के साथ। 4 और 1 5 तो जुड़ी हुई हैं। छठी जो इसकी संयोजकता खाली होती है वो ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड का निर्माण कर लेती है, वो निर्माण कर लेती है यहाँ पर एक उपसहसंयोजक प्रकार के बंध का निर्माण करके, और इस प्रकार से संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन 2 प्रकार की चीजें हैं। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों ही ग्लोबिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मायोग्लोबिन थोड़ा सा छोटा प्रोटीन है क्योंकि उसमें एक ही इकाई होती है, जबकि जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एक बड़ा प्रोटीन होता है क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन जैसी 4 इकाइयां पाई जाती हैं। मायोग्लोबिन जैसी 4 इकाइयां, जिनमें से 2 इकाइयां अल्फा होती हैं, 2 इकाइयां बीटा होती हैं। अल्फा इकाई में 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और बीटा इकाई में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जुड़ता कैसे है, आयरन की 6 संयोजकताएं यहाँ पर, जिनमें से 4 संयोजकताएं नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई, पांचवी संयोजकता हिस्टीडीन प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई, हिस्टीडीन के, और उसके बाद में जो लास्ट संयोजकता जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाती है। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन किस प्रकार से करेगा और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इसको पहुंचाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमारे शरीर में होता क्या है, हमारे शरीर में जब वायु प्रवेश करती है, वायु प्रवेश करेगी तो किसके कारण प्रवेश करेगी, वायु दाब के अंतर के कारण। वायु दाब के अंतर के कारण हमारे शरीर में वायु प्रवेश करती है। अगर बाहर वायु दाब ज्यादा होगा और हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं उनमें वायु दाब कम होगा तो वायु बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी, और जब हमारे फेफड़ों में CO2 भर जाती है तो उससे अंदर का वायु दाब ज्यादा हो जाता है, बाहर का वायु दाब कम हो जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आंशिक दाब के कारण ऐसा होता है। तो हीमोग्लोबिन किसी अन्य अमीनो अम्ल के साथ कोशिकाओं में अपचय क्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीप करके रक्त पंसंचरण के फेफड़ों के अंदर पहुंचा देती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में कि ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। 1 मिनट इसको देखिए।
सबसे पहले इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके जो देखो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। मायोग्लोबिन का क्या करना? मायोग्लोबिन का कार्य है इसको स्टोर करना। सबसे पहले फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है? सबसे पहले क्या होता है? पहले स्टेप में हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगी? ऑक्सीजन के साथ, और किसका निर्माण करेगी? HbO2 कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी। अब देखिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके अंदर जाएगा? अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये किसके अंदर जाएगा? रक्त के अंदर, और रक्त के अंदर जाकर किसके अंदर पहुंच जाएगा? अंगों में। रक्त से किसके अंदर पहुंच जाएगा? विभिन्न प्रकार के अंगों में। ठीक है, अब जब ये उसके बाद में तीसरा HbO2 किसको दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा Mb को, और MbO2 का निर्माण कर देगा अंगों में, स्टोर करेगा इसको। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडार होता है विभिन्न उपपचयी क्रियाओं में जब कोशिका अपना काम करती है। अब ये MbO2 जो है, मतलब जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन या इसको हम Mb लिख सकते हैं। Mb अपनी ऑक्सीजन किसको दे देगा? सेल को दे देगा उसकी विभिन्न क्रियाओं के दौरान जब उसको आवश्यकता होगी वो क्या कर देगा? उसको सेल को दे देगा। तो सबसे पहले जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उसके अंदर जो ऑक्सीजन आई उसके साथ में हीमोग्लोबिन संयुक्त हुई, HbO2 का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके अंदर जाएगी? रक्त में, और उसके बाद में कहाँ चली जाएगी? अंगों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको दे दी जाएगी? मायोग्लोबिन को, और MbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये MbO2 में से ऑक्सीजन किसको दे दी जाएगी? कोशिका को, जब उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? हीमोग्लोबिन एक अन्य अमीनो अम्ल के साथ संयुक्त होकर, अब नेक्स्ट क्या होगा? जो सेल है, सेल में क्या बनी है? सेल में बनी है कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? एक अन्य अमीनो अम्ल के साथ संयुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर वापस कहां पर पहुंचेगा? फेफड़े में पहुंचेगा, फेफड़े में पहुंच जाएगा। अब देखो यही क्रम चलता रहता है। फेफड़ों में गैसों के आंशिक दाब के अंतर के कारण अब जो फेफड़ों में जो आएगा तो Hb के साथ में जो CO2 जुड़ी हुई है, ये किसके अंदर? Hb के साथ में जो CO2 जुड़ी हुई है, ये CO2 लंग्स में मुक्त हो जाएगी। लंग्स में क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, और लंग्स में मुक्त होने के बाद में ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगी। अब क्या होगा? अब इसने ये दे दी और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। वापस वही प्रोसेस HbO2 से कहां पर? रक्त से किसको दिया जाएगा? सेल में किसको दे दिया जाएगा? MbO2 अपनी ऑक्सीजन किसको देगा? सेल को। इस सेल से वापस Hb क्या करेगी? CO2 को लेकर कहां पहुंचेगी? लंग्स में। यहां से CO2 को माइनस करेगी, ऑक्सीजन को प्लस करेगी, और इस तरीके से क्रम लगातार चलता रहता है। तो दोनों के साथ विशेषता क्या है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की विशेषता यह है कि ऑक्सीजन के उच्च दाब के साथ ये जुड़ जाते हैं, लेकिन जब हमारी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है तो उसकी वजह से हमारे जो कोशिका उसका pH कम हो जाएगा। उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को दे देगा और एक अमीनो अम्ल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर क्या हो जाएगी? जो ऑक्सीजन वहां पर दी है हीमोग्लोबिन के द्वारा वो मायोग्लोबिन के पास जाएगी। मायोग्लोबिन उसको जोड़कर रखेगा, जब उसकी आवश्यकता होगी दे देगी। और ये जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ी है किसी अमीनो एसिड के माध्यम से, वो कहां पर आएगी? फेफड़े में। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाएगी, ऑक्सीजन को वापस जोड़ा जाएगा, और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हमने बात की बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कौन कौन से सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा धात्विक पोरफायरिन क्या होती है, 4 पायरोल वलय से बनी हुई। हमने स्ट्रक्चर देखी क्लोरोफिल की, हमने स्ट्रक्चर देखी जो हीमोग्लोबिन है उसकी, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कार्य के बारे में बात की, किस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ती है, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, उसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपका सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।